Hello friends, in this session we will talk about बैक्टीरियल जेनेटिक्स। पर ये बैक्टीरियल जेनेटिक्स का थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो उसको अपन 2 या 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज अपन थोड़ा फंडामेंटल्स रिवाइज कर लेते हैं। पहले जेनेटिक्स का बेसिक्स क्या है जो अपन ने फर्स्ट MBBS में पढ़ा था, फिर थोड़े बहुत और फीचर्स देखेंगे जेनेटिक्स के बारे में। बैक्टीरियल जेनेटिक्स से रिलेटेड इतने सारे टॉपिक्स हैं जो अपन लोग कवर करेंगे सेशन में। पहले इंट्रोडक्शन, फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में, फिर जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक वेरिएशंस कौन से होते हैं, म्यूटेशन, जीन ट्रांसफ़र, जेनेटिक मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया, ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स, मोलिकुलर जेनेटिक्स, जेनेटिक प्रोब्स, ब्लॉटिंग टेक्निक्स, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और जीन थेरेपी। इतने सारे पोर्शंस अपन को कवर करने हैं, तो ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है, इसलिए अपन इसको सेगमेंट्स में करेंगे। आज थोड़ी बहुत स्लाइड्स अपन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में पहले व्हाट इज़ जेनेटिक्स, व्हाट इज़ जीनोमिक्स, व्हाट इज़ जीनोम, ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वी मस्ट बी नोइंग, ऑल ऑफ अस नो इट, बट जस्ट रिवाइजिंग सो दैट माइंड में रिफ्रेश हो जाए, तो अपने को पूरा जेनेटिक्स समझ में आए अच्छे से। जेनेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ जीन्स, their structure and function, and hereditary and variation. Simple one-line definition. Genetics is a study of genes, their structure and function, hereditary and variation. ठीक है। जीनोमिक्स मतलब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का स्टडी। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस DNA का जो होता है उसको स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं जेनोमिक्स। और जीनोम मतलब वो कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ अ सेल इज़ नोन एज इट्स जीनोम। तो एक सेल का पूरा जेनेटिक मटेरियल जो है उसको जीनोम बोलते हैं, और उस जीनोम को स्टडी करो, उस जीनोम का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को स्टडी करो, तो वो जीनोमिक्स हुआ, और पूरा जीन का सब कुछ स्टडी करने का वो हो गया जेनेटिक्स। अब स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं जीन में? न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, उसमें बेस और शुगर होता है, और बेस और शुगर में अगर फॉस्फेट ऐड कर दो तो न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक है, यानी कि 3 पोर्शंस हैं, एक बेस है, एक शुगर है और एक फॉस्फेट है। ठीक है। प्यूरिन बेसिस 2 होते हैं, A और T। पायरिमिडाइन बेसिस 2 होते हैं, G और C। ठीक है। DNA में, फिर RNA में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, एक आध बेस चेंज हो जाता है। और शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर। DNA में डबल हेलिक्स होता है, यानी कि 2 चेन होती है, और दोनों चेन्स में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। A और T दोनों आपस में बाउंड होते हैं, और G और C दोनों आपस में बाउंड होते हैं। A और T के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और वो स्ट्रैंड्स दो स्ट्रैंड होते हैं DNA में, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं और एंटी पैरेलल होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। कोड मतलब क्या, कोडॉन मतलब क्या? कोड मतलब एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक कोड के रूप में सेव होती है जीन में, उसको बोलते हैं कोड। और कोडॉन मतलब ए यूनिट ऑफ कोड इज नोन एज कोडॉन। सिस्ट्रॉन और जीन मतलब क्या? अ सेगमेंट ऑफ DNA कंटेनिंग कोडॉन्स फॉर ए पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड। बराबर। कोड मतलब इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन में से कुछ प्रोटीन वगैरह कुछ बनेगा। ठीक है ना। और जीन में अलग अलग ऐसे कोडॉन्स होते हैं जिसमें से अलग अलग प्रोटीन से अलग अलग इंफॉर्मेशंस डिराइव होता है। लोकस मतलब मेनी जीन्स विद रिलेटेड फंक्शंस फॉर्म ए लोकस, एक पॉइंट जहाँ पे बहुत सारे जीन्स हैं एक जैसे फंक्शन वाले। जीनोम इज़ मैनी लोकाई विल फॉर्म द जीनोम, मतलब सारे लोकाई मिला दो तो फिर पूरा चेन हो गया, पूरा जीन का चेन हो गया। बैक्टीरियल क्रोमोसोम में करीब 1000 माइक्रोमीटर्स लेंथ होता है, 1000 माइक्रोमीटर्स लॉन्ग सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। बैक्टीरिया का खुद का साइज़ होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर्स, 4 to 5 माइक्रोमीटर जैसा। तो उसका खुद का साइज़ 5 माइक्रोमीटर तक है, और उसका जो क्रोमोसोम है उसका साइज़ 1000 माइक्रोमीटर। तो आप सोचो कि क्रोमोसोम इज़ मच लार्जर देन द बैक्टीरिया इटसेल्फ, मच लॉन्गर देन द बैक्टीरिया इटसेल्फ। तो फिर वो अंदर कैसे रहता होगा? तो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर के रूप में रहता है। तो 1000 माइक्रोमीटर का जीन क्रोमोसोम
5 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोमीटर के बैक्टीरिया के अंदर कॉइल्ड अप फॉर्म में पड़ा होता है, ठीक है, कितना कॉम्पैक्ट कॉइल स्ट्रक्चर होता है वो। और 1 किलो बेस इज 1000 बेस पेयर्स। बैक्टीरियल डीएनए में 4000 किलो बेसेस होते हैं। ह्यूमन जीनोम में 3 मिलियन किलो बेसेस होते हैं। फिर 2 टाइप के पोर्शंस होते हैं, इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स। जो कोडिंग सीक्वेंसेस हैं उसको एक्सॉन बोलते हैं, और जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं उसको इंट्रॉन्स बोलते हैं। ये डीएनए का स्ट्रक्चर अपन ने देखा हुआ है आपने पहले बेस पेयर्स है, फिर शुगर है और फिर फॉस्फेट है। तो बेस में ए, सी, जी और टी होते हैं। ए और टी सामने सामने डबल बॉन्ड है, ठीक है। जी और सी में सामने सामने और ट्रिपल बॉन्ड है। फिर बाजू में शुगर है और शुगर के बाजू में फॉस्फेट है। तो यानी ये 3 चीज़ें, बेस, शुगर, फॉस्फेट, ये तीनों चीज़ें मिला के होता है डीएनए का स्ट्रक्चर। और ये 2 चेन्स है, आमने सामने 2 चेन है, ठीक है। ऐसे कॉइल्ड अप फॉर्म में होती है, अंदर ट्विस्टेड टर्न कॉइल करी हुई चेन दोनों चलती है। तो उसमें विद इन द चेन भी बॉन्ड्स होते हैं और दोनों चेन के बीच में भी बॉन्ड्स होते हैं। तो इंटर चेन और इंट्रा चेन दोनों टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। आरएनए में शुगर इज़ राइबोस, डीएनए में शुगर इज़ डीऑक्सीराइबोस एंड आरएनए में शुगर इज़ राइबोस, ठीक है। और 3 टाइप के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एम इज़ मैसेंजर आरएनए, टी इज़ ट्रांसफ़र आरएनए और आर इज़ राइबोसोमल आरएनए। आरएनए के स्ट्रक्चर में कैसा है, वो बेस है, जैसे उसमें भी बेस था डीएनए में, फिर बाजू में शुगर है और बाजू में फॉस्फेट। इधर एक चेंज ये है कि डीएनए में थाइमिन बेस था और इसमें यूरेसिल है, ठीक है। थाइमिन के बदले यूरेसिल है, यानी कि डीएनए में ए, टी, जी और सी थे, इसमें ए, यू, जी और सी है, ठीक है। ये डिफरेंस अपने को याद रखना है। जीन एक्सप्रेशन मतलब क्या? जीन एक्सप्रेशन मतलब डीएनए में से प्रोटीन बनना। तो डीएनए में से प्रोटीन कैसे बनता है? तो वो 2 स्टेप में बनता है। पहला स्टेप, डीएनए में से आरएनए बनता है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए में से आरएनए बनना उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और फिर आरएनए में से प्रोटीन बनना उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये दोनों प्रोसेस होती है तो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है प्रोटीन। तो फ्रॉम द डीएनए टू आरएनए एंड फ्रॉम आरएनए टू द प्रोटीन, ठीक है। दिस एंटायर प्रोसेस विच इंक्लूड्स बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इज कॉल्ड जीन एक्सप्रेशन, ओके। और ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए में से आरएनए बनता है और ट्रांसलेशन में आरएनए में से प्रोटीन। उसके फोटोग्राफ्स दिए हुए, वो कैसे एक एक करके चेन, सामने कॉम्प्लीमेंट्री चेन में से वो मतलब डीएनए में से आरएनए की चेन बनती है, फिर आरएनए की चेन में से प्रोटीन की चेन बनती है। ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ है। अब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स, तो कोई भी बैक्टीरिया के अंदर उसका खुद का जीन होता है, उसका खुद का क्रोमोसोम, वो उसका इनबिल्ट स्ट्रक्चर है और वो उसका इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन कभी कभी बैक्टीरियाज के अंदर कुछ एक्स्ट्रा जीन भी हो सकता है। वो जो एक्स्ट्रा जीन होता है वो क्रोमोसोम के बाहर होता है साइटोप्लाज्म में, और उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स। और वो प्लाज्मिड कंपलसरी नहीं है उसके सर्वाइवल के लिए, वो एक ऑप्शनल प्रॉपर्टी है। कंपलसरी तो उसका खुद का जो जीन है क्रोमोसोम, बस वही उसका कंपलसरी पोर्शन है, बाकी ये एक्स्ट्रा ऑप्शनल पोर्शन है, कभी हो भी सकता है कभी ना भी हो। तो प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स। प्लाज्मिड के फीचर्स क्या होते हैं? तो दे आर सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, साइटोप्लाज्म में होते हैं, एंड दे कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑन देयर ओन। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम फॉर मल्टीप्लिकेशन, वो ऑटोनोमस रेप्लिकेशन होता है उनका। एंड दे प्लाज्मिड्स कैन एग्जिस्ट इन बैक्टीरिया फॉर जनरेशन एंड जनरेशन। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहा है तो नेक्स्ट जनरेशन, फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन, तो मल्टीपल जनरेशन्स तक वो ही प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल्स के अंदर पड़ा रह सकता है और वो दूसरे बैक्टीरियाज को भी ट्रांसफ़र कर सकता है।
और वो प्लाज्मिड में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो ड्रग रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है या मोटिलिटी की प्रॉपर्टी है या कैप्सूल की प्रॉपर्टी या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी होती है उस प्लाज्मिड में, तो वो बैक्टीरिया के पास वो प्रॉपर्टी आ जाती है जब तक उसके अंदर वो प्लाज्मिड है। अब वो रिमूव हो जाएगा प्लाज्मिड तो प्रॉपर्टी भी चली जाएगी, प्लाज्मिड अंदर रहेगा तब तक बैक्टीरिया के पास वो प्रॉपर्टी रहेगी और दूसरे बैक्टीरिया को भी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है। एक कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया प्लाज्मिड की वजह से उसके पास कैप्सूल है, वो दूसरे नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को वो प्लाज्मिड ट्रांसफ़र करे तो वो भी कैप्सुलेटेड हो जाएगा। ठीक है। प्लाज्मिड दे कैन गेट इंटीग्रेटेड विद द क्रोमोसोमल डीएनए और दे में रिमेन सेपरेट। वो ज्वाइन भी हो सकता है क्रोमोसोम से और अलग भी रह सकता है और वो लाइफ के लिए कोई एसेंशियल नहीं है, वो एक एडिशनल प्रॉपर्टी है बैक्टीरिया की। और इसमें से जो प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं बैक्टीरिया को उसकी वजह से वो सर्वाइवल का बेनिफिट उसको मिलता है। ड्रग रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी आ जाएगी प्लाज्मिड से तो बैक्टीरिया ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर सकता है, ड्रग्स विल नॉट बी इफेक्टिव अगेंस्ट दैट। ठीक है। तो इधर एक प्रोटोटाइप डायग्राम दिया हुआ है कि एक बैक्टीरियल सेल है, उसमें उसका क्रोमोसोम है और साथ में ये एक्स्ट्रा जीन है वो प्लाज्मिड करके वो साइटोप्लाज्म में रखा हुआ है। ठीक है। फिर दो टाइप के प्लाज्मिड होते हैं, एक तो कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड और एक नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड को सेल्फ ट्रांसमिसिबल भी बोलते हैं। वो उनके पास इंफॉर्मेशन होती है फॉर सेल्फ ट्रांसफ़र टू अनदर सेल बाय कॉन्जुगेशन, खुद से वो ट्रांसफ़र एक सेल से दूसरे सेल हो सकते हैं। तो सेल्फ ट्रांसफ़र की कैपेसिटी जिसमें है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड, और जो सेल्फ ट्रांसमिसिबल नहीं होते उसको बोलते हैं नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। ठीक है। ये एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें एक बैक्टीरियल सेल है और दूसरा बैक्टीरियल सेल है और दोनों के बीच दोनों के बीच ऐसे पाइप ट्यूब बन जाती है और वो ट्यूब के ज़रिए एक बैक्टीरियल सेल में से दूसरे बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड जा रहा है। इस किस्म का प्लाज्मिड जो अपने आप से एक सेल से दूसरे सेल जा सकता है इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। ठीक है। और ये कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड कॉन्जुगेशन पीलियस के थ्रू एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में गया। तो ये डोनर बैक्टीरियम है, डोनर बैक्टीरियम से कॉन्जुगेशन पीलियस बना और वो रेसिपिएंट बैक्टीरियम के साथ पीलियस ज्वाइन होके डोनर में से कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड ट्रांसफ़र होके रेसिपिएंट में गया। ऐसे करके ये स्प्रेड हो सकता है। ठीक है। फिर प्लाज्मिड को क्लासीफाई कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड्स, बाय जेनेटिक मेथड्स एंड बाय इनकम्पैटिबिलिटी ग्रुपिंग। फिजिकल मेथड्स में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फिंगरप्रिंट्स करके मेथड्स, बस नाम याद रख लो खाली, इसका डिटेल्स अपने को बहुत नहीं जानना। तो फिजिकल मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फिंगरप्रिंट्स। फिर जेनेटिक मेथड्स है उसमें इनकम्पैटिबिलिटी टेस्टिंग होता है। फिर इनकम्पैटिबिलिटी ग्रुप्स, ये भी एक मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है। It has been observed that plasmids of similar type they do not coexist, वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो इसीलिए जब एक टाइप के प्लाज्मिड होते हैं तो उसको एक ग्रुप में आप रख सकते हो इनकम्पैटिबिलिटी ग्रुप में, दैट इज़ कॉल्ड इनकम्पैटिबिलिटी ग्रुपिंग। अब प्लाज्मिड का यूज़ क्या है, तो बैक्टीरिया तो उसको यूज़ करता है फॉर प्रॉपर्टीज़, वो ड्रग रेजिस्टेंस है, विरुलेंस फैक्टर्स है, उन सब के लिए बैक्टीरिया यूज़ करता है। और अपन भी प्लाज्मिड को यूज़ करते हैं अपने पर्पस के लिए। अपन उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं, एनवायरमेंटल वेस्ट वगैरह क्लियर करने में यूज़ करते हैं, फिर अपन रिसर्च पर्पसेस में यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक वेरिएशन। बैक्टीरियाज में वेरिएशन हो सकते हैं, कुछ वेरिएशन होते हैं वो जीन के लेवल पे चेंजेस होने से होते हैं, उसको बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशन और जीनोटिपिक वेरिएशन। और कुछ चेंजेस जीन के लेवल पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो सेम टू सेम है जीन्स, पर उसका मैनिफेस्टेशन चेंज हो रहा है। तो मैनिफेस्टेशन अलग अलग हो सकते हैं एक ही जीन सेटअप में से, उनको बोलते हैं फिनोटिपिक वेरिएशन। ठीक है। तो फिनोटिपिक वेरिएशन इज़ वेरिएशन इन मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम जीन्स सेटअप, और जीनोटिपिक वेरिएशन इज़ जीन सेटअप में फेरफार हो जाता है। ठीक है। अब दोनों के एग्जाम्पल्स, तो फिनोटिपिक वेरिएशन में आप जैसे साल्मोनेला टाइफी है उसका फ्लैजिला होता है, पर अगर साल्मोनेला टाइफी को फिनॉल अगार में ग्रो करते हैं तो उसका फ्लैजिला इनिबिट हो जाता है और उसको वापस फिनॉल
कंटेनिंग मीडियम में नहीं दूसरे किसी मीडियम में ग्रो करो तो वापस उसका फ्लैजिला एक्टिव हो जाता है। तो यानी कि जब फिनॉल मीडियम में डाला तो वो जीन तो था ही फ्लैजिला फॉर्मेशन का, लेकिन फ्लैजिला बना नहीं, और जब फिनॉल हटा दिया नॉर्मल मीडियम में ग्रो किया तो वापस फ्लैजिला आ गया। तो दिस काइंड ऑफ वेरिएशन इज़ फिनोटिपिक वेरिएशन। वैसे इकोलाई को अगर आप लैक्टोज कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करते हो तो इकोलाई बीटा गैलेक्टोसिडेज करके एंजाइम बनाता है और वो एंजाइम से वो लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है। पर अगर उस मीडियम में लैक्टोज है ही नहीं तो इकोलाई का भी वो एंजाइम बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो वैसे में वो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम नहीं बनाता। तो यानी उसके पास जीन है ही जो बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाएगा, लेकिन वो जीन ज़रूरत पड़ेगा तब कोड करता है, ज़रूरत नहीं पड़ेगा तब कोड नहीं करता है। तो दिस इज़ कॉल्ड फिनोटिपिक वेरिएशन। फिनोटिपिक वेरिएशन में लैक ऑपेरॉन करके एक कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ये वही इकोलाई वाला ही कॉन्सेप्ट कि जब मीडियम में लैक्टोज है तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम बनेगी, और जब मीडियम में लैक्टोज नहीं है तो वो एंजाइम नहीं बनेगी। उसका पूरा ये स्ट्रक्चर के साथ समझाया हुआ है, पर क्योंकि फर्स्ट ईयर में आया होगा इसलिए मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। तो वो पूरी एंजाइम्स को कोड करने वाला जीन है, और जनरली वो जीन रिप्रेस मतलब इनहिबिटेड रहता है। पर जब लैक्टोज आता है ना मीडियम में तो वो इनहिबिशन ऑफ द जीन इज़ इनहिबिटेड। तो इनहिबिशन इज़ इनहिबिटेड तो वो जीन वापस एक्टिवेट हो जाता है और लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम बनती है। तो नॉर्मली वो जीन इनहिबिटेड रहता है, पर जब लैक्टोज आता है मीडियम में तब वो जीन एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ये लैक ऑपेरॉन थियरी है, इससे वी कैन अंडरस्टैंड ये कैसे ये होता है। फिर जीनोटिपिक वेरिएशन। तो फिनोटिपिक वेरिएशन में तो अपने दो एग्जांपल देखे, एक तो सामुला टाइफी फ्लैजिला बनाएगा और नहीं बनाएगा अंडर फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशन। दूसरा इकोलाई लैक्टोज डाइजेस्ट करने की एंजाइम बनाएगा और नहीं बनाएगा अंडर टू डिफरेंट कंडीशंस। अब आया जीनोटिपिक वेरिएशन। उस जीनोटिपिक वेरिएशन इज स्टेबल, हेरिटेबल एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। दे मे ऑकर बाय म्यूटेशन और जीन ट्रांसफ़र। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन मीन्स बहुत सिंपल वन लाइन में एक डेफिनेशन दी हुई है, उसमें उसका मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो इट इज़ वर्थ रिमेंबरिंग सच डेफिनेशंस। रैंडम, म्यूटेशन इज़ अ रैंडम प्रोसेस, कभी भी होता है, उसका कुछ फिक्स नहीं है कब होगा, कुछ पैटर्न नहीं है, फॉर्मेट नहीं होने का, रैंडमली होता है। दूसरी प्रॉपर्टी अनडायरेक्टेड, उसका कोई पर्टिकुलर एम नहीं होता है कि भाई सो एंड सो पर्पस के लिए म्यूटेशन करना है। म्यूटेशन तो कभी भी किसी भी पर्पस मतलब कैसे भी होता है, उसमें से आउटकम कुछ भी आ सकता है, मतलब अच्छा आउटकम आए, ख़राब आउटकम आए, या कोई आउटकम ना आए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो म्यूटेशन इज़ रैंडम, अनडायरेक्टेड। फिर इट इज़ ए हेरिटेबल वेरिएशन। हेरिटेबल मतलब नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकते हैं। caused by an alteration in the nucleotide sequence at some point of DNA of the cell. So we repeat the definition. Mutation is a random, undirected, heritable variation in the nucleotide sequence of the DNA. This mutation can be because of different reasons. It can be कि एडिशन हुआ, कोई बेस पेयर का एडिशन हुआ, या डिलीशन हुआ, या सब्स्टिट्यूशन हुआ। तो बेस पेयर में कुछ छेड़छाड़ हो, कुछ चेंजेस हो तो उसको बोलेंगे म्यूटेशन। उसका सीक्वेंस है ACGT CAG ऐसा, अब उसमें कहीं बीच में चेंज कर दो, ACTT कर दो GT के बदले, तो वो एक म्यूटेशन हो गया। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए और पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन सम एरर क्रीप इन नेचुरली। कोई भी सेल मल्टीप्लिकेशन भी होता है तो उसमें एरर होते हैं, नेचुरली आते हैं एरर्स। एरर्स आर नॉट डिफाइंड कि भी इतने टाइम बाद एरर आएगा, तो कभी भी आ सकता है एरर। जैसे हम भी काम करते हैं, हम भी कुछ करते हैं तो कभी भी गलती होती है, कभी भी एरर आता है। ठीक है, वैसे बैक्टीरिया में भी सेल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उसमें कभी भी एरर आ जाए, कुछ डिफेक्ट हो जाए, तो उसको डेट विल बी म्यूटेशन। तो एवरी 10⁴ to 10⁻10 सेल डिविजन्स में कोई ना कोई एरर आता ही है। वो एरर की वजह से जो म्यूटेशन हुआ वो यूज़फुल भी हो सकता है बैक्टीरिया के लिए, या हार्मफुल भी हो सकता है, या तो सिग्निफिकेंट नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, भले म्यूटेशन हुआ पर बैक्टीरिया का कोई चेंज नहीं हुआ। तो कोई भी आउटकम हो सकता है म्यूटेशन का।
और मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस दे गो अननोटिस्ड, दे आर नॉट आइडेंटिफाइड एट ऑल, वेरी फ्यू म्यूटेशंस विल बी नोटिस्ड जिससे कोई सिग्निफिकेंट फ़र्क पड़ेगा। अब टाइप्स ऑफ म्यूटेशन है, एक लीथल म्यूटेशन होता है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, इंड्यूस्ड म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। लीथल म्यूटेशन मतलब क्या, उसमें मतलब कोई ऐसा चेंज हो गया बेस पेयर में कि उसकी वजह से वो बैक्टीरिया मर जाते हैं, उसको बोलते हैं लीथल म्यूटेशन। तो उसका एग्जांपल है कंडीशनल लीथल म्यूटेशन। उसमें टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट्स होते हैं कुछ, जिसमें टेम्परेचर सेंसिटिव चेंज आ गया तो उसको कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे यानी कि 42 डिग्रीज़ या 45 डिग्रीज़ पे रखोगे तो वो बैक्टीरिया मर जाएगा, पर 37 डिग्रीज़ पे रखोगे तो वो बैक्टीरिया नहीं मरेगा। तो वो उसका कंडीशनल लीथल हो गया, क्योंकि एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही वो टेम्परेचर उसको किल करेगा और बाकी सब कंडीशन में किल नहीं करेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड कंडीशनल लीथल म्यूटेंट। फिर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होते ही रहते हैं कभी भी रैंडमली। फिर इंड्यूस्ड म्यूटेशन, इंड्यूस्ड मतलब बाहर से कोई एक्सटर्नल फैक्टर ने टिच किया बैक्टीरिया को, उसको स्ट्रेस में डाला तो बैक्टीरिया का जीन में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाएगा। तो बाहर से कुछ फिज़िकल एजेंट्स हो, जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट है या कोई केमिकल है, कोई भी एजेंट है जो उसको जीन को थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया तो उसमें म्यूटेशन हो जाएगा, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन। ठीक है। फिर एक होता है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में बेस पेयर का सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है या डिलीशन भी हो सकता है या इंसर्शन भी हो सकता है, वो अपन आगे एक फिगर आएगी उसमें देखते हैं। इंड्यूस्ड म्यूटेशन का एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक डीएनए का पूरा चेन है, उसमें सब नॉर्मली सब बॉन्ड बने हुए हैं, एमिनो एसिड मतलब सॉरी बेस पेयर्स वगैरह लगे हुए हैं। अभी यूवी लाइट आई तो देखो, आफ्टर यूवी लाइट आने के बाद यहाँ पे टूट गया, वो पूरा चेन में ब्रेकेज हो गया, तो ACGT वगैरह जो सीक्वेंस हो गया वो डिस्टर्ब हो गया। तो दिस इज़ इंड्यूस्ड म्यूटेशन। ये यूवी लाइट ने उस चेन में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, उसकी जो सीक्वेंस है उसको चेंज कर दिया। फिर पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में ये फिगर में अपन देखते हैं, समझो डीएनए के लेवल पे TTC है और mRNA के लेवल पे उसमें से AAG बनेगा, T के बदले A, C के बदले G बनता है, बराबर। तो mRNA में AAG बना और प्रोटीन लेवल पे लाइसिन बना। अब पॉइंट म्यूटेशन में कैसा होता है कि अलग अलग टाइप हैं। पहला वाला साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन में समझो C के बदले T आ गया तो TTC के बदले TTT हो गया, और वो TTT के सामने AAA आएगा mRNA में, और वो A ऑल्सो कोड फॉर लाइसिन। तो एंड प्रोडक्ट सेम ही रहा, पहले भी लाइसिन बना था, अभी भी लाइसिन ही बना। तो इस टाइप का म्यूटेशन जिसमें एंड प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ उसको बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन। ठीक है। फिर दूसरा टाइप का म्यूटेशन, उसमें ATC हो गया, TTC के बदले ATC। तो ATC हुआ और सामने UAG बना mRNA में, और UAG इज़ ए स्टॉप कोडॉन। तो फिर वहाँ पे साइकिल रुक गया, आगे प्रोडक्शन नहीं होगा। तो दिस इज़ कॉल्ड नॉनसेंस म्यूटेशन। उसमें सेंस ही नहीं आया, फिर नॉनसेंस हो गया। तीसरा वाला है मिससेंस। मिससेंस में भी दो टाइप के, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो पहले TCC है डीएनए के लेवल पे, TTC के बदले TCC हो गया। तो TCC में सामने AGG हो गया mRNA के लेवल पे, और उसमें आर्जिनिन बना। ठीक है। और दूसरे वाले एग्जांपल में TGC हो गया, उससे ACG बना और उससे थ्रियोनिन बना। ठीक है। तो कंजर्वेटिव मोले आर्जिनिन बना, आर्जिनिन और लाइसिन क्या एक ही, उसका समझो फंक्शन सेम था, तो फिर वो कंजर्वेटिव म्यूटेशन हुआ, सेम फंक्शन मेंटेन रहेगा, भले एमिनो एसिड बदला पर फंक्शन सेम रहेगा, तो वो कंजर्वेटिव हुआ। और एमिनो एसिड बदला और फिर फंक्शन भी बदल जाएगा तो वो हो गया नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है। तो ये मिससेंस म्यूटेशन है। वैसे 3 टाइप के म्यूटेशन है, साइलेंट, नॉनसेंस और मिससेंस। दिस आर ऑल वेराइटीज़ ऑफ पॉइंट म्यूटेशंस। ठीक है। म्यूटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो ड्रग रेजिस्टेंस में है इंपॉर्टेंस, बैक्टीरिया के डेवलप ड्रग रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। वी कैन यूज़ म्यूटेशन एज ए प्रॉपर्टी फॉर डेवलपिंग वैक्सीन्स। फिर म्यूटेशन को मेजर करने के लिए भी थोड़े टेस्ट डिवाइस करे गए, उनके सिर्फ नाम याद रखने हैं अपने को, फ्लक्चुएशन टेस्ट, डायरेक्ट सिलेक्शन टेस्ट,
इनडायरेक्ट सिलेक्शन टेस्ट और एमीज टेस्ट, ठीक है। तो विद दिस वी एंड टुडे सेशन, और नेक्स्ट सेशन में अपन लोग जीन ट्रांसफ़र के बारे में देखेंगे। सिंस इट इज़ अ लॉन्ग टॉपिक, सो वी विल कंडक्ट इट इन 2 or 3 सेशंस, राइट।